गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, शुरू किया था हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने आपको बहुत बेसिक बातें, बहुत छोटी छोटी बातें बताई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, कि होता क्या है। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। मतलब हम एबीसीडी सीखने वाले हैं, है ना। ये चैप्टर अगले 12 या 15 दिन चलेगा, है ना। 15-16 लेक्चर इस चैप्टर के बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो उन 15-16 लेक्चर्स में वो चीजें जो हर लेक्चर में आएंगे लगभग उन चीजों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि इन चीजों का पता होना हमें बहुत जरूरी है अगर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं बहुत ही आराम से आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, आपको वीडियो को अच्छे से देखते जाना है, अपने नोट्स खुद से बनाते जाना है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले आप अपनी कॉपीज में, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में यूज करते हैं। और इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो इसी में सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कल हम लोगों ने जाने थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब सुनो, मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान क्लासिफिकेशन है ना। सबसे पहले कल जो हमने एग्जांपल लिया था वो फिर से ले लेते हैं। अपन ने देखा था कल K4 FeCN का होल 6। ठीक है, अब इस कंपाउंड को अगर ध्यान से देखें तो इसमें दो पार्ट है। दो पार्ट कौन कौन से, एक पार्ट जो कि कैटायन है, सही बात है। ठीक है, और या कह दो काउंटर आयन है। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। क्लियर हो गई बात नहीं। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर कैसा चार्ज होगा आप लोग सब जानते हैं। जब इसको आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज करने पर ये 4K+ बनाएगा। ठीक है, और एक बनाएगा FeCN का होल 6 2- आयन। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। अब इस एग्जांपल में सिंपल कैटायन है, यू कैन से, है ना। कैटायन कैसा है, सिंपल। और ये जो आपका एनायन है ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, एनायन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी इन कंपाउंड्स की यही होती है जिनमें सिंपल कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स एनायन हो। नजर आ रहा है। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसा है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो इस वाले एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, सेकंड देखो, CONH3 का होल 4 और यहां आ गया Cl2। ठीक है, अब इसको आप तोड़ेंगे, इसको आप जब आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज करने पर ये क्या बनाने वाला है, CONH3 का होल 4। ठीक है, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, 2+। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। और बाहर क्या, 2Cl-। बोलो क्लियर है बात मेरी। ठीक है, अब ये 2+ चार्ज कैसे आया, इसको यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि Cl कितने हैं, 2, एक Cl पर माइनस तो 2-। अब इसको बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज होना चाहिए, 2+। क्लियर हो रही है बात मेरी। अब इस एग्जांपल में आप देखें तो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है, नजर आ रहा है सबको। कैटायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स, और एनायन कैसा है इस बार, सिंपल। तो इस तरह के भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको देखने को बहुत मिलेंगे जिनमें कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, सिंपल एनायन हो। अच्छा, लिखने का तरीका देखो। लिखने का तरीका वही है जैसा हम और सॉल्ट्स को लिखते आए। पॉजिटिव आयन पहले लिख रहे थे, पहले भी ऐसा ही करते थे। जब सिंपल सॉल्ट्स को लिखते हैं तो भी तो यही करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं NaCl का, अरे बच्चों वाली बात है, Na+Cl-। पॉजिटिव आयन आपने पहले लिखा, नेगेटिव आयन आपने बाद में लिखा। यहां भी आपने यही किया, यहां भी आपने यही किया। क्लियर है बात मेरी। अगर सिंपल कैटायन पहले है तो उसे लिखो। ठीक है, अगर सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो भी उसे पहले लिखो। क्लियर होती है बात मेरी। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप के कंपाउंड्स है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तीसरे होंगे जिनमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो। तीसरे टाइप का एग्जांपल बहुत शानदार है, क्या, कि जिनमें कॉम्प्लेक्स ही कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स ही एनायन हो। ये हमारे चौथे टाइप की है, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, PtNH3 का होल 4। ठीक है, और PtCl4। अब यहां देखो, यहां पर आपका ये कैटायन है, ये एनायन है। इसको आप जब आयोनाइज करते हो ना तो दो तरह के आयन्स मिलते हैं आपको। कौन कौन से,
एक तो मिलेगा आपको PTNH3 का होल 4 2+, घबराओ मत, ये तोड़ना सीख जाओगे, आयनाइज करना सीख जाओगे ना। अभी तो जो बता रहा हूं वो समझ लो कि इसको जब आप आयोनाइज करोगे तो आपको एक तो ये आयन मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा, दूसरा मिलेगा PtCl4 2-। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब यहां आपको नजर आ रहा है बहुत अच्छे से कि आपका कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, आपका एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये थर्ड कैटेगरी है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। ठीक है, नंबर 4 न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मतलब जिनमें ना कैटायन होगा ना एनायन होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। एग्जांपल देखो FeCO का होल 5। अब इस पर ओवरऑल नेट चार्ज कितना होता है? 0। क्लियर हो रही है बात मेरी? यही है, यहां पर ना कोई कैटायन है सिंपल, ना कोई एनायन है सिंपल। ठीक है, केवल ऐसा ही कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड्स के साथ भी आपको डील करना है ना। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, MnCO का होल 6, ये भी एक कैसा कंपाउंड है? न्यूट्रल कंपाउंड। क्लियर हो रही है बात मेरी? अल्दो हमें बेसिकली डील करना है इन दोनों तरह के कंपाउंड्स को। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्लासिफिकेशन मैंने एनायन और कैटायन के बेसिस पर किया। ठीक है, एक था सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, एक था कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, एक था कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, और चौथी हमारी कैटेगरी थी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, मैं केवल इतना एक्सप्लेन करना चाह रहा था यहां तक कि कैटायन और एनायन कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो ये कहानी थी सबसे पहले कैटायन और एनायन के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमें जो सीखनी थी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम कुछ और बातें करेंगे, ध्यान से सुननी है आप लोगों को। आप हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपीज में, और टर्मिनोलॉजी में पढ़ते हैं, पहले मैं क्लासिफिकेशन देगा, आप अपनी कॉपीज में हेडिंग लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, सेंट्रल मेटल एटम और यू कैन से आयन। अब ये क्या है सुनेंगे इसके बारे में। कोई भी एक एग्जांपल उठा दो, इतने सारे एग्जांपल हम लोगों ने लिए थे। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जस्ट इमेजिन, मैंने एग्जांपल ले लिया PTNH3 का होल 4 और Cl2। ठीक है, कल हम लोगों ने बात की थी कि सर इसमें ये वाला पार्ट जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसको हम बोलेंगे काउंटर है, ऐसी बात की थी। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ये बड़ा खास है। इसमें मैं बात करूं तो यहां एक PT से, प्लेटिनम से 4 क्या जुड़े हुए हैं? अमोनिया। ठीक है, अब ये टेट्राहाइड्रल हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर हो सकते हैं, है ना। अरे भाई ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कौन? PT प्लेटिनम। तो ये किसी भी तरह से ज्योमेट्री में अरेंज हो सकते हैं। 2 तरह की ज्योमेट्री होती है 4 बॉन्ड बनने पर, कौन कौन सी? टेट्राहाइड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, कोई भी मान लो। ठीक है, अभी ज्योमेट्री की बात हम नहीं करनी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर जो मेटल एटम आसपास जुड़े हुए सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के। ठीक है, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें आप इसको उठा लो, किसको? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एक एटम, मेटल एटम ऐसा होगा जो कि सारे मॉलिक्यूल्स को बांध के रखेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रखेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। क्लियर हो गई ये बात मेरी? और इन शॉर्ट हम इसको लिख देते हैं CMA। एक्चुअली में है क्या सेंट्रल मेटल एटम? इट इज द सेंटर पार्ट, हाँ या ना? एक्चुअली में सेंटर ही तो है। इट इज द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट स्फीयर, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, अरे भाई कोऑर्डिनेट स्फीयर जो है उसका सेंटर ही तो है ये आपका मेटल एटम जो है। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, जितने भी ग्रुप्स होंगे सब किसके साथ अटैच होंगे? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे ऑल दी ग्रुप्स और एटम, यू कैन से ऑल दी ग्रुप्स हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो जुड़े हुए हैं इनको हम लिगेंड्स कहते हैं। आगे आएगा, अभी मैं बोल रहा हूं आयन, मॉलिक्यूल, जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूं
ऑल दी ग्रुप्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, हाँ है ना, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होंगे विद सेंट्रल मेटल एटम बाय कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर होती है बात मेरी, कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है बात मेरी, यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां और यहां भी। क्लियर होता है इतना, ठीक है। अब एक और सवाल मेरे दिमाग में आया कि क्या सर हर मेटल एटम सीएमए का काम कर सकता है? मतलब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% मेटल्स हैं, तो क्या सर सबकी सब सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम कर सकती हैं? सबकी सब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकती है? बहुत आसान सा सवाल है ना, बहुत सीधा सा सवाल है, ऐसा कहना चाहिए मुझे, ठीक है। तो नहीं बना सकती। एक्चुअली में किसी भी मेटल को सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। अब जरा ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, मैंने लिखा PtNH3 का होल 4 है ना, यहाँ पर 2+ चार्ज था, Cl2 था ना, तो 2+ चार्ज आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, मैंने लिखा था K4FeCN का होल 6, यहाँ कैसा चार्ज आएगा, 4- है ना, FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6 था, उस पर 4- चार्ज आएगा इस पे, है ना। अब सुनो ध्यान से, यहां पर आयरन और साइनाइड आयन के बीच में क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कुछ इस तरह से। अरे भाई हाँ कि ना, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाए किसी दूसरे एटम को, उसी को तो कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ये जो है साइनाइड आपका, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा किसको, आयरन को। सिमिलरली यहाँ NH3 किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, प्लेटिनम को। बोलो क्लियर है बात मेरी, ठीक है। इसी को तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पता होगा आप लोगों को, नहीं पता, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 12th में आ गए हम। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बन सकता है जब ये सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, हाँ या ना। अगर ये मना कर दे कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ले जा तेरे इलेक्ट्रॉन, तो क्या इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है? क्या इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अरे भैया अगर ये मना कर देगा कि मेरे को नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो कहां से बनाओगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्लियर हो गई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनेगा। क्लियर हो गई बात मेरी। तो बहुत सीधा सा सवाल कि क्या हर मेटल एटम, सर क्या हर मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी होती हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। क्या करने के लिए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, या कह दूं कि हर मेटल को एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, एक नहीं काफी कंडीशंस हैं, पूरी करनी पड़ेगी एक सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करने के लिए। आर यू गेटिंग दिस? में क्या कह रहा, ठीक है। अच्छा सुनो क्या कह रहा मैं, सुनो कि कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर अ सेंट्रल मेटल एटम। कौन कौन सी कंडीशन है सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए किसी भी मेटल एटम को? तो सबसे पहली बात कि उसका ना साइज छोटा होना चाहिए, तभी वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेगा। हर कोई मेटल नहीं कर सकता ऐसा, वो मेटल करेंगे जिनका साइज छोटा होगा। इसका रीजन, अरे इलेक्ट्रॉन ले रहा, इलेक्ट्रॉन कब जल्दी ले पाएगा, आसानी से ले पाएगा जब साइज छोटा हो, न्यूक्लियस पास रहेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज। क्लियर है बात मेरी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ किताबें इसको पता है क्या लिख देती है, इसको लिख देती हैं हाई न्यूक्लियर चार्ज। अरे जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज, सही बात है, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, सही बात है, ठीक है। तो जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। तो दोनों ही बात सेम है कि स्मॉल साइज हो और उसका हाई न्यूक्लियर चार्ज हो। यू कैन से हाई जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव लिखते हो ना इसको, हाई जेड इफेक्टिव। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई होनी चाहिए, ये भी एक ही बात है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। क्लियर होती है बात मेरी। तो सेकंड कंडीशन क्या,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर होती है बात मेरी। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कंडीशन लिखने वाला हूं मैं, क्या है थर्ड कंडीशन? अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिट्स। अब सुनो बात को, क्या मतलब है कि मान लो मैंने अभी कंपाउंड बनाया यहाँ पे FeCl का होल 6 और यहाँ क्या आ रहा था 4-। साइनाइड लगातार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे किसको? आयरन को। अगर आयरन के पास वेकेंट ऑर्बिट ही ना हो, मैंने माना कि ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, इसका साइज छोटा है, हाई न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह ही नहीं हो, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिट ही नहीं है, तो क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा? सर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता। दिस इज द फोरमोस्ट कंडीशन। ठीक है, सबसे ज्यादा कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसके लिए? एक सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, हर मेटल सेंट्रल मेटल एटम नहीं बन सकती। समझ रहे हो? सेंट्रल मेटल एटम मतलब सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, या ऐसा कह दो कि जिसके साथ बाकी और मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के। भाई कोऑर्डिनेशन स्पेयर के 6 मॉलिक्यूल हैं यहाँ। ठीक है, साइनाइड के 6 आयरन है, 6 के 6 किसके साथ जुड़े होंगे? आयरन के साथ, तो इसको मैं सेंट्रल मेटल एटम कहूंगा। फिर एक सीधा सा सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, क्या हर मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर सकता है? आपने कहा सर नहीं। रीजन कि सर ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिट रखने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास, आपको कोई बहुत सारा पैसा दे दे एकदम से, है ना, 50-60 करोड़ रुपए, है ना। अब आपने ले लिया, पर आपके पास उसको रखने की जगह नहीं है, उसको रखने की जगह नहीं है, जरूरत तो खूब है, जगह नहीं है ना। तो क्या आप उस पैसे को रख पाओगे? नहीं। आपके बैंक अकाउंट्स बंद हैं, आपका घर छोटा सा है, बिल्कुल सब घर खरीद लेंगे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ले तो लिए जाएंगे, है ना, पर जगह तो हो रखने को। क्लियर होती है बात मेरी? अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है किसकी? वेकेंट ऑर्बिट्स की। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको और समझाता हूं। सुनो, पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये लिथियम आ गया अपना, है ना। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, याद नहीं रखनी है आपको, है ना, समझना है केवल, है ना, ऐसे ही बता रहा हूं, अपने आप याद हो जाएगा। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आ गए। ठीक है, दूसरे ग्रुप में आ गया मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और नीचे आ जाएंगे, फिर यहां से शुरू हो जाएगा आपका कौन? डी ब्लॉक, स्कैंडियम, है ना, फिर टाइटेनियम, और इस तरह से करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा? जिंक। ठीक है, यहां पर आएगा आपका यट्रियम, इसके बाद आपके बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लेटिनम, और फिर इसके बाद लैंथेनम, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? Hg। क्लियर होती है बात मेरी? फिर आपका पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा, है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरह से। फिर आपका आ जाएगा 14th ग्रुप, कौन सा? कार्बन, सिलिकॉन, खैर यहाँ तो नॉन मेटल शुरू हो गए, और जर्मेनियम, इस तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सुनो आगे ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या ये सारे एलिमेंट यहाँ तक मेटल एटम मिलेंगे आपको, यहाँ तक, क्या और भी आगे हैं, बट मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं तक आ जाते हैं सारे। क्या ये सारे के सारे सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर सकते हैं? नहीं। यहां जरा देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, क्या लिथियम और बेरिलियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है? नहीं होता। तो कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा बेचारा? सही बात है, कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा? मैं बात करूं बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, है ना। अब पी खाली है, पर पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। 3 ले सकता है ना। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ये ले सकता है? अरे 2p इसका खाली है, मान लिया मैंने 2p0, मैक्सिमम कितने ले सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। ठीक है, और यहां तो देने वाले बहुत ज्यादा होंगे। क्लियर है? तो बहुत रेयर है आपको इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिले, क्योंकि इनके पास ऑर्बिट ही नहीं है वेकेंट। ठीक है, जबकि मैं बात करूं स्कैंडियम की, टाइटेनियम की, यट्रियम की, इन सब की बात करूं, तो इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिट है। अब
कोई भी एग्जांपल इनमें से उठा लो, सबके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और जिसके पास होगा वेकेंट डी ऑर्बिटल वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रख सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और किसकी तरह बिहेव कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम की तरह। अल्दो ये दो कंडीशंस भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, हो जाती है ये कंडीशन पूरी लगभग हर केस में, बट मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन ये है कि जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव नहीं कर सकता। जैसे मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d10 होगा लास्ट में, फुलफिल होते हैं इसके जो ऑर्बिट्स हैं, जो लास्ट तक इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, तो इसका कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पाया जाता। क्लियर हो गई ये बात मेरी? इसका कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पाया जाता, कोई दिक्कत, ठीक है। रेयर केसेस में इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मिलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, अल्दो इनके कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पाए जाते, ठीक है। अब इसमें प्लेटिनम के पाए जाते हैं, है ना, एक मिनट, यहां प्लेटिनम नहीं आएगा लास्ट में, यहां पर आएगा कैडमियम, सॉरी प्लेटिनम नहीं कैडमियम। तो इनके बहुत ही रेयर हैं कि आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर आपको ये चीजें याद रखनी है, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, और डी ब्लॉक के एलिमेंट लगभग सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, साथ में इनका जो जेड इफेक्टिव होता है वो भी खासा ज्यादा होता है, काफी हाई होता है। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं एक लाइन, यहाँ एक लाइन में लिखने जा रहा हूं, इसको नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्या कि ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम। कहानी समझ आई होगी थोड़ी, ठीक है, कि सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कौन कर सकता है, ठीक है। तो इतना छापने के बाद आगे चलेंगे हम लोग और बात करेंगे दूसरे पहलू की तरफ, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के। मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में दो चीजें हैं, नजर आ रही है आपको, एक तो नजर आ गई होगी सेंट्रल मेटल एटम अच्छे से। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ना, और कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ना। क्या कह रहा हूं मैं, सुनो, जस्ट सुनो इधर, कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया Fe, वापस लेते हैं Cn का होल साइज। अब यहां आयरन इलेक्ट्रॉन ले रहा, इसको मैंने क्या कहा, सेंट्रल मेटल एटम, इसको दे कौन रहा, Cn-। ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाले कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या एटम्स हैं, इनको हम कहेंगे लिगेंड्स। क्या कहेंगे, लिगेंड्स। तो आप अपनी हेडिंग लगाएंगे अगली, लिगेंड्स, हेडिंग लगाएंगे अपनी लिगेंड्स। अब तो मैं थोड़ा सा एक दो लाइन इनके बारे में बता चुका। क्या होते हैं लिगेंड्स? लिगेंड्स वो स्पीसीज होती हैं, आई रिपीट, लिगेंड्स वो स्पीसीज होती हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लिखने जा रहा हूं कि दोज स्पीसीज, मैंने स्पीसीज क्यों लिखा, ये कोई एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, आयन एक्चुअली, या आयन हो सकता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, स्पीसीज क्यों लिखा, ये कोई एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, या कोई आयन भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात मेरी? जैसे यहाँ पर Cn माइनस आयन्स है ना, साइनाइड आयन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था अभी FeCO का होल 5। अब यहाँ CO क्या है, मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गई बात मेरी? यहाँ पर CO क्या है, मॉलिक्यूल है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोज स्पीसीज कैन बी एटम्स, ठीक है, कैन बी मॉलिक्यूल्स और कैन बी आयंस, ठीक है। तो लिख देते हैं दोज स्पीसीज which donates their electron pair, किसको डोनेट करेंगी, सेंट्रल मेटल एटम को, their electron pair to the vacant orbit of central metal atom is called ligand। क्लियर हो गई बात मेरी? यहां पर Cn क्या है, लिगेंड, यहां पर CO क्या है, लिगेंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है,
आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ में आ ही नहीं सकती जब तक आप सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बारे में जान ना लें। ठीक है, अभी तो बहुत आगे बात करनी है ना, बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। फिर से सुन लें कि वो स्पीसीज, वो एटम हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, आयंस हो सकती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें कहां, वेकेंट ऑर्बिट किसके, सेंट्रल मेटल एटम के, क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, अब सुनो किस तरह से कहानी होगी, किस तरह से कहानी होगी, सुनो ध्यान से कि मान लो मेरे पास एक मेटल एटम है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर ये सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करना चाहता है तो इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिट होगा। बोलो हाँ या ना, ये क्या है इसका, वेकेंट ऑर्बिट, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो जिंदगी खराब है ना। ये क्या है इसका, वेकेंट ऑर्बिट। क्लियर? अब कोई लिगेंड है ना या कोई स्पीसीज आई, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, फालतू इलेक्ट्रॉन थे, इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कहां पर, मेटल के ऑर्बिट में, मेटल के वेकेंट ऑर्बिट में। ठीक है, अब ये स्पीसी क्या कहला रही है, लिगेंड। क्लियर है बात मेरी? ये स्पीसी क्या कहलाएगी, लिगेंड। इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए फॉर द फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब आपको यहां एक चीज और सीखनी चाहिए, क्या, खुद से सीख लेनी चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्या कि यार इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए। अब आपने लुईस थ्योरी पढ़ी है एसिड और बेसिस की? सर बिल्कुल पढ़ी है। अब लुईस थ्योरी में आपने पढ़ा था कि वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस बेस। यानी कि ये जो लिगेंड होंगे ये किसकी तरह वर्क करेंगे, लुईस बेस की तरह। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अरे भाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लुईस बेस कहलाता है। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए तो इसको मैं क्या कह दूं, लुईस बेस। सर ऐसे तो इसको लुईस एसिड कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, अरे जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसको हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड। क्या कहेंगे, लुईस एसिड। क्लियर है बात मेरी? यानी कि एक्चुअली में एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनने के पीछे एक इंटरेक्शन काम कर रहा था, और वो इंटरेक्शन कौन सा था, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन था, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। बोलो बात समझ में आ रही? अरे भाई मैंने क्या कहा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, अभी आपने बताया, ठीक है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लुईस बेस। या एक्सेप्ट कर रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, लुईस बेस या लुईस एसिड, आई एम सॉरी। यानी कि सर ये सारी कहानी किसकी है, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन की। यहाँ क्या हो रहा, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। तो नोट डाल के अपनी कॉपी में एक लाइन लिखना, क्या कि द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन लुईस बेस इंटरेक्शन, ऑफ द लुईस बेस इंटरेक्शन। फिर से बोल रहा हूं लाइन, क्या लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द रिजल्ट ऑफ लुईस एसिड बेस इंटरेक्शंस। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो इतनी कहानी थी लिगेंड के बारे में, नहीं इतनी तो नहीं थी, पर अभी तक इतनी पढ़ी हमने लिगेंड के बारे में कि एक्चुअली में लिगेंड क्या होंगे, जो लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, इनके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन पेयर होगा डोनेट करने के लिए। क्लियर होती है बात मेरी? हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो डोनेट करने के लिए। अब लिगेंड भी तो हर कोई नहीं हो सकता ना भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो होने भी तो चाहिए। अब लुईस बेस आप जानते हो या तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं या फिर ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो इस बेसिस पर कि लिगेंड पर चार्ज कैसा है, इस बेसिस पर हम लिगेंड को क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, इतना नोट करेंगे आप अपनी कॉपीज में, है ना। और फिर आगे हम बात करते हैं, हेडिंग लगाएंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं लिगेंड, है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात और रह गई है, उसको भी हम देख लेते हैं, है ना। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे, ज्यादा वीडियो की लेंथ हो जाएगी। एक और चीज इसमें देख लो, लिगेंड के अंदर एक और चीज देख लो, सुनो, एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लिगेंड को समझाने के लिए, PT NH3 का होल 4, है ना। एक एग्जांपल लेता हूँ CO का, या Cu, या इसी को ले लेते हैं PT C2O4 का होल 4 और यहाँ पर 2-। ठीक है, मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ध्यान से देखने। इसमें आप लिगेंड बता सकते हो कौन है, सर अमोनिया। इसमें कौन है, सर C2O4। क्या होता है C2O4, ऑक्सिलेट आयन। अरे हाँ है ना, ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन।
ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या कह रहे हैं, यहां पर लिगेंड है सर अमोनिया, यहां पर लिगेंड है C2O4, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या पूरा अमोनिया मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को? नहीं ना। इस अमोनिया का कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। बोलो हाँ है ना। अरे भाई इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो बनाते हैं। पीटी इसको मिटा रहा हूं, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ एक NH3 जोड़ा और यहाँ एक NH3 जोड़ा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में अमोनिया डोनेट कर रहा है या अमोनिया का नाइट्रोजन? सर अमोनिया का नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यानी कि ये लिगेंड है, मान लिया ये पूरा क्या है, लिगेंड। पर इस लिगेंड का एक पर्टिकुलर एटम ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या पर्टिकुलर आयन ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थ्रू दी नाइट्रोजन, यहां हो रहे नाइट्रोजन। अरे कर भी नाइट्रोजन ही सकता है भाई यहां पे, क्यों कर भी नाइट्रोजन ही सकता है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ही नाइट्रोजन के पास है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास थोड़ी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। यानी कि लिगेंड में एक एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लियर है। और उस एटम को हम कहते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं? डोनर एटम। अमोनिया एक लिगेंड है जिसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। आर यू गेटिंग दिस? अमोनिया एक लिगेंड है जिसमें डोनर एटम कौन है? आपका नाइट्रोजन। क्लियर हो रही है बात मेरी? इस एग्जांपल को देखते हैं, PtC2O4 का होल 4 2 माइनस होल ट्वाइस होगा, कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो इधर, देखो इधर, ये प्लेटिनम है, C2O4 का स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सिलेट आयन का, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस। अब क्या यहां पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता? नहीं कर सकता। ये कर सकता? नहीं कर सकता। यहां पर इसके पास दो लोन पेयर होंगे इसके पास, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है। ये कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। ये कर सकते हैं, कार्बन तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किसके थ्रू हुए? इस ऑक्सीजन के थ्रू। इसने अपने नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए प्लेटिनम को, ठीक है। तो डोनर एटम कितने हुए? डोनर एटम कौन सा हुआ? ऑक्सीजन। कितने हुए अभी बात करेंगे, कौन सा हुआ? ऑक्सीजन। यानी कि इस ऑक्सीलेट लिगेंड में, ऑक्सीलेट आयन में डोनर साइट क्या है? डोनर एटम क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। तो डोनर एटम या इसी को हम क्या कह देते हैं? डोनर साइट किसी लिगेंड का वो पार्ट होता है ना, या वो एटम होता है या आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लियर हुई बात मेरी? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप अपनी कॉपीज में डोनर साइट, और डेफिनेशन लिखेंगे कि डोनर साइट क्या होती हैं, डोनर एटम क्या होते हैं, कि द एटम विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन पेयर। लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपीज में हेडिंग लगाएंगे जल्दी से, डोनर साइट। समझ में आया होगा क्या होती है डोनर साइट, कि भाई एक पर्टिकुलर एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको? सेंट्रल मेटल एटम। तो लगाएंगे हेडिंग डोनर एटम, लिखेंगे इसमें द एटम which provides electron pair to the central metal atom for the formation of a coordinate bond is called donor atom, or you can say donor site. इसको आप क्या कह सकते हो? डोनर साइट। यहां पर एक कमाल की बात बताऊं कि डोनर साइट कैन बी मोर देन वन। समझ नहीं आई सर बात? एक लिगेंड के अंदर एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने अभी ऑक्सीलेट का एग्जांपल लिया था, वहां 2 ऑक्सीजन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। खैर बात की बातें हैं, बाद में समझ लेंगे, ठीक है। अभी आपको मैंने बेसिक सी 3 बातें बताई हैं, उनको आप अच्छे से याद रखेंगे। मैंने आपको बताया सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, काफी डिटेल में बताया क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंटर पार्ट होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, जो बाकी सब लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फिर लिगेंड को पढ़ा कि यार वो मॉलिक्यूल या वो आयन या कह दो सीधा वो स्पीशीज जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही, उसको हम क्या कहेंगे? लिगेंड। और उस लिगेंड का वो एटम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? डोनर साइट, और यू कैन से डोनर एटम। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में
हम वापस जाएंगे लिगैंड के ऊपर, है ना। वापस हमें किसकी बात करनी होगी, लिगैंड की। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि कौन कौन सी स्पीसीज लिगैंड्स की तरह काम कर सकती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा अगला, बट मेक श्योर कि उससे पहले आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज करेंगे, इसके नोट्स को, ठीक है। बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।